देखो, जब बच्चों पर हमने पावर सीरीज का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने कल पावर सीरीज बताई थी कि पावर सीरीज कुछ नहीं है, सीरीज ही होती है। जैसा कि तुम रियल में सीरीज पढ़ के आए थे, वैसे ही बस ये कॉम्प्लेक्स में है तो इन्हें पावर सीरीज बोलने लगे। और फिर मैंने बताया था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होना बिल्कुल सेम वही है जैसा रियल में होता है। किसी चीज का कन्वर्जेंट होने का मतलब है उसका सम निकालना, और सम वो फाइनाइट यूनिक आना चाहिए तो कन्वर्जेंट कहलाएगी। और यदि वो इनफाइनाइट आता है, वो चाहे प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगी। तो सेम डेफिनेशन वही है जैसा रियल में होती है सीरीज जो है उनके लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए सेम डेफिनेशन है। अब लेकिन वहां पर तुमने देखा होगा रियल में बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए। तो यहां पर भी एक स्पेशल थ्योरम दी गई है, तो उसका नाम है कोची हेडमर्ड थ्योरम। हम इससे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं प्रूफ नहीं करवा रहा इसका, केवल थ्योरम समझा रहा हूं कि थ्योरम क्या कहती है। देखिए वहां पर कितने टेस्ट थे, तुमने वहां पढ़े होंगे। जो है रियल के अंदर जो है कोची रूट टेस्ट था, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट था, और तुम्हारे क्या पी टेस्ट था, कंपेरिजन टेस्ट थे, बहुत सारे टेस्ट से क्वेश्चन करते थे। तो कोची हेडमंड एक ऐसा ही थ्योरम है या कहते हैं कह दीजिए टेस्ट है, जो सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तुम्हें बताएगा कि वो कहां पर कन्वर्जेंट आएगी, कहां पर डाइवर्जेंट आएगी। तो क्या कहा इस थ्योरम में, वो सुनिए। कोई भी पावर सीरीज लीजिए, कोई भी पावर सीरीज लीजिए, हर पावर सीरीज के लिए एक नंबर मिल जाता है आर, और वो नंबर कैसा होगा, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, इन्फिनिटी भी हो जाता है, कभी कभी इन्फिनिटी से कम होगा। फिलहाल तो मैंने इन्फिनिटी से कम लिखा जो थोड़ा में लिखा हुआ है कि वो नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी या इन्फिनिटी से कम होगी। ठीक है, उस नंबर को कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और उस नंबर की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि तुम उस नंबर को लेकर एक सर्किल बना लीजिए। क्या बनाना है तुम्हें, एक सर्किल जिसका सेंटर लेना है ओरिजिन और रेडियस लेनी है वो नंबर आर। तो कॉम्प्लेक्स में सर्किल की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, मोड जेड इक्वल टू आर, ये तो लिखी जाएगी। तो एक सर्किल बना लीजिए, बना लोगे। इस सर्किल के अंदर के जो पॉइंट होंगे लेस देन आर, तो उन पर 100% सारे पॉइंटों पर वो सीज कन्वर्जेंट आएगी। क्या लिखा है यहां, द सीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जितनी भी एब्सोल्युटली होती है वो कन्वर्जेंट भी होती हैं। तो यहां पर वो सीज 100% अंदर के पॉइंटों पर सब पे कन्वर्जेंट आएगी। और जो बाहर के पॉइंट होते हैं, फिलहाल तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर ध्यान देना, जो बाहर के नंबर होंगे, कहने मोर जेड ग्रेटर देन क्या होगा, आर के होगा, बाहर वाले नंबर, इन सारों पर वो डाइवर्जेंट आएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें। बस इस थ्योरम में एक ही कमी रह जाती है, जिसके कारण ये थ्योरम ज्यादा यूज नहीं होती किसी सीरीज की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंस चेक करने में। क्या कमी रह जाती है, ये बाउंड्री के पॉइंटों पर नहीं बता पाती, क्योंकि इसने कहा यहां पर पहली कंडीशन में लेस देन अंदर वाले पॉइंट पर, यहां कहा ग्रेटर देन बाहर वाले पॉइंट पर, लेकिन जो बाउंड्री पर पॉइंट है उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। समझ में आ गई बात तुम्हें, बस ये इसका वीकनेस पॉइंट होता है। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हो जाएगी आर कॉमा जीरो, कहना जेड इक्वल टू हो जाएगा कितना, आर प्लस जीरो। इसका मतलब वो बात कर रहा है वे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट क्या है, आर है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। तो इस नंबर पर ये कंफर्म नहीं कर पाता। वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो बताता हूं मैं क्यों नहीं कंफर्म कर पाता। क्योंकि इनमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर कुछ पर कन्वर्जेंट आएगी और कुछ पर डाइवर्जेंट आएगी, इसलिए उसने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। इन पर तो खुद चेक करना पड़ेगा तुम्हें अपने आप। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर इस थ्योरम को लगाया जाएगा तो ये नंबर ढूंढा कैसा जाएगा जिससे हमें सर्किल बनाना, जिसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ढूंढने के लिए भी एक उसने थ्योरम बनाई है। तो वो थ्योरम यहां पे देखे क्या है, सर्किल और क्या लिखा हमने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज। किसी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, उससे जो सर्किल बनता है उसे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया उसने, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। जो सर्किल तुम्हारा बनेगा मोड जेड इक्वल टू आर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। और जो इसकी रेडियस है जो आर मिलेगी उसे बोला जाएगा सर्किल की क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाएगा। अब आर निकालने के दो मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड सेकंड वाला नीचे की ओर लिखा हुआ। ठीक है, इस मेथड में क्या है, 1/r इक्वल टू लिमिट निकालनी होगी तो मैं n टेंस टू इंफिनिटी, यहां लिखा सुप्रीमम। ठीक है, ए एन का मोड और पावर है 1/n, मैंने यहां पे लिख दिया और करके। तुम सुप्रीमम का पे ध्यान मत देना बस, लेकिन ऑब्जेक्टिव आए तो यहां सुप्रीमम इन्फीमम लिख के वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो वो कहेगा 1/r का एक ये फॉर्मूला होता है जो हेडमंड ने बताया था।
तो उसमें यहाँ सुप्रीमम आता है या इन्फीमम, तो रट लेना ये सुप्रीमम आता है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं सुप्रीमम पे ध्यान नहीं दूंगा, बस सिंपल ऐसे यूज करूंगा फॉर्मूले को। ठीक है, ए एन निकालूंगा, ए एन का मोड लूंगा, मोड का मतलब यदि वो नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बना लूंगा, कॉम्प्लेक्स है तो उसका मोड निकाल लूंगा, और फिर पावर कितनी कर लूंगा 1/n, फिर उसकी लिमिट लूंगा, तो जो लिमिट आएगी वो 1/r के इक्वल आएगी, उसे सीधा कर दूंगा तो r निकल जाएगी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये है हमारा 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड a n प्लस 1/n, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी कर सकते हो और करके, r बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर a n डाल लीजिए और नीचे a n प्लस 1 डाल लीजिए, ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो दो फॉर्मूले हैं, कोई से भी निकाल लीजिए जिससे तुम्हें अच्छा लगता हो। सही है, तो इनसे r निकालना, तो फिर मैं तुम्हें r समझाता हूं कैसे कैसे निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन लूंगा, देखो बच्चों हम एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि r कैसे बताया उसे निकालने के लिए। देखिए, फाइंड द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रेडियाई का मतलब यहाँ पे रेडियस से है, कहने वाला r ढूंढने से मतलब है, ये सी दी गई है। अगर मैं इस सीरीज का तुमसे कहूं कि एक्सपेंड करिए, फर्स्ट टर्म निकालिए, तो तुम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखोगे 1 टू इंफिनिटी, तो 1 रख लीजिए, 0 से स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक, इसने लिखा तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया, बताओ यहाँ कितना जाएगा, 1 रखोगे 2 अपॉन यहाँ रखोगे 1 तो 3 आ जाएगा, इन टू यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा z की पावर 1, तो फर्स्ट टर्म ये आ गई। सेकंड टर्म निकालनी है तो 2 रख दीजिए, तो कितना जाएगा 3 और यहाँ 4, यहाँ क्या जाएगा 5, यहाँ z की पावर 2 बन जाएगी। ये इस तरह से करते जाओगे। तो ये एक सीरीज है जिसे पावर सीरीज बोल रहे हैं, बस कॉम्प्लेक्स में पावर सीरीज बोल लेते हैं और वैसे ऐसा सिंपल सीरीज बोल देते हैं। तो ये हमारी सीरीज है, इसे कह रहा है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करिए। फिलहाल तो ऐसा नहीं बोल रहा, केवल क्या क्या कह रहा, आर निकाल के दिखा दीजिए, जो तुम्हें फॉर्मूले बताए हैं उनसे आर बना दीजिए। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि मैं कोची हेडमर्ड ना लगाऊं, वो थोरम नहीं लगाना चाहता, तो तुम पहले जो तुम्हें फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनसे तुम इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। डीएल नंबर लगाइए, जो भी है, जो भी मेन टेस्ट है उन्हें लगाइए, कैसे भी करिए, कर सकते हो तुम पहले वाले से। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं कोची हेडमर्ड, तो उसी की बात करेंगे हम यहाँ। सबसे पहले इसको समेशन ए एन जेड की पावर एन के रूप में लिखिए। मैंने कल बताया था पावर सीरीज इस रूप में होती है, ए एन जेड की पावर एन। बता सकते हो इस सीरीज का सेंटर क्या है 0, क्योंकि यहाँ केवल जेड की पावर आ रही है, और जेड माइनस कुछ की पावर आती तो सेंटर चेंज हो जाता। ठीक, तो ये हमें सीरीज दी गई है, तो इसकी तुलना करो और ए एन बताओ क्या है इसमें, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 और नीचे यहाँ है एन प्लस 3, तो जेड नहीं लिखना, बस उसका जो कोफिशिएंट है वो लिखना, ये ए एन है। ठीक, अब इस ए एन पर ही डिपेंड है हमारे आर निकालने के फॉर्मूले। एक मिनट देखिए फॉर्मूला कहां गया, ये तो सीरीज उड़ गई, पता नहीं कहां चली गई, क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे आ गई आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ गए दिखा है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, फिर गड़बड़ कर रही है। चलिए यहां पर आ गए, तो मैं एक बार ये देखना चाह रहा था कि तुम्हें फॉर्मूले दिखा दूं मैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला तुम्हें ज्यादा उचित लगेगा, वो तुम्हें बताना। देखिए इस वाले पहले फॉर्मूले में, जो देखो लिख दो मैं, इस वाले फॉर्मूले में, इसमें देखो लिमिट किसकी निकालनी है, एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन की पावर 1 अपॉन एन, तो पावर 1 अपॉन एन करनी पड़ेगी जो तुमने ए एन निकाला। समझ रहे हो तो मेरी बात को, तब लिमिट निकालनी। और इसमें क्या करना है, ए एन ऊपर लिखना है और नीचे ए एन प्लस 1 लिखना है। तो वैसे तो चाहे तुम ये फॉर्मूला लगा लो या ये लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी होगी, अगर तुम लिमिट निकालने में एक्सपर्ट हो तो कोई से भी लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए कहूंगा। जब तुम्हारा ए एन में यहां पर सिंपल क्वेश्चन हो, कुछ पावर सावर ना आ रही हो, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पावर कुछ एन वेन में चल रही, इनकी भी पावर एन में चल रही हो, तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि यहाँ पे 1/n आएगा, तो हो सकता है वो पावर कट फिट के थोड़ी छोटी हो जाए। समझ में आ गई बात? तो मैं तो केवल सावधानी बरतने वाली बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों से क्वेश्चन हो जाते हैं, चाहे इससे करिए या इससे करिए। मैं इससे करने की कोशिश करूंगा, मैं फिर उससे भी करके दिखा दूंगा अभी। ठीक है, फिलहाल हम इससे करेंगे। तो क्या कहा गया इसमें, ए एन को डिवाइड करिए ए एन प्लस 1 से, फिर उसका मोड लीजिए और फिर उसकी लिमिट ले दीजिए इन्फिनिटी पर। तो यही मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें, इधर ध्यान देना बस 1 मिनट के लिए। चलो कौन बचा बताएगा, ए एन प्लस 1 कितना बैठेगा? हाँ बोलो, डरो मत। फिर यहाँ हाँ, अरे यहाँ एन प्लस 4, ये था वो चक्कर। क्या होता है ना, बीएससी फाइनल में आ गए तो समझ जाके पिछली वाली बातें सब बेकार हो गई, अब बिल्कुल नए सिरे से पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने कहा था तुम्हें, ये सारे क्वेश्चन तुम ऐसा कुछ कर लो,
बस अंतर क्या हुआ है, ये भी तो ऐसे ही है, कंफ्यूज कराने वाले को स्टैंडर्ड बढ़ाना है ना। वहां लिखी थी सारी सारी सिग्मा यूएन में, और यहाँ लिखने से कुछ कर दी सिग्मा एन में, कंफ्यूज कर दिया। बालक समझाया शायद ये अलग चीज हो गई, नहीं वही तो चीज है ये रहा यूएन, ये रहा यूएन प्लस वन। सही है, तो वही बात है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे यहां तक। अब क्या कहा बताओ, ए एन को डिवाइड करिए ए एन प्लस वन से, ये डिवाइड कर दिया। बताओ ऊपर कितना है, एन प्लस वन, एन प्लस टू, और यहां पर है एन प्लस थ्री। इसको उल्टा कर दीजिए, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, और नीचे आ जाएगा एन प्लस टू। कुछ काट पीट दीजिए जो कट जाए, तो एन प्लस थ्री कट जाएगा, जो बच गया उसे लिखिए, एन प्लस वन बचा, एन प्लस फोर, नीचे की ओर बचा एन प्लस टू का स्क्वायर, ये रहा। तो ये तुमने ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकाल लिया। अब वो कह रहा है इसका मोड लीजिए, मोड लेने की जरूरत क्या है, क्या है? कहीं इसमें नेगेटिव आ रहा है या आई आ रहा है? आई आता तो मोड लेने का चलो फायदा भी होता, मोड लेकर हम लिख सकते थे थ्री का स्क्वायर 9 हो जाता, यहाँ पर 16 हो जाता। तो यहाँ तो कहीं आई वाई का चक्कर तो है नहीं, क्योंकि एन का मतलब क्या है 1 2 3, तो आई तो कोई है ही नहीं, तो मोड लेने का कोई फायदा नहीं है। लेना चाहो लिख दो तुम भले ही, ये लिख दिया मैंने मोड। तो इसमें मोड लगाऊंगा भी तो भी ये पॉजिटिव रहेगी। तो मैं इनकी वैल्यू रख के देखिए, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो आना नहीं है। तो इधर मोड लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये अगर कहीं पर आई दिखाई दे तो मोड जरूर लिखना, माइनस दिखाई दे तो मोड जरूर लगाना, क्योंकि तुम्हें पता माइनस वन का मोड क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे माइनस वन प्लस जीरो आई। तो मोड लेंगे तो कैसे लेते हैं, माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, कुल मिला के आएगा वन ही तो आएगा। तो माइनस इफेक्ट डालता है या आई इफेक्ट डालता है मोड पर, वो हमारे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। तो यहां पर मोड लगाना कोई औचित्य है नहीं, लेकिन मैंने फॉर्मूला का नहीं फिर भी लिख दिया है। बस अब तुम्हें यहां क्या लेनी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। याद करना वो चैप्टर खोलना इनफाइनाइट सीरीज का, वहां जाएगा बीएससी वाला, सेकंड ईयर वाला, सेकंड ईयर में थी फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में थी। तो वाओ चैप्टर खोलना, वहां पे सारे जितने भी टेस्ट थे, चाहे डीएलएम था कोई सा भी था, सब में लिमिट इन्फिनिटी पे ली जाती थी। तो बताओ यहां पर जब हम लिमिट लेंगे एन की जगह इन्फिनिटी भरेंगे, लिमिट का रूल होता है पहले इन्फिनिटी भरिए, तो अगर इन्फिनिटी मैंने सीधा भर दिया तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी, तो उससे बचना होता है। तो बचने के कितने तरीके थे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लेकिन वहां तुम्हें बताया गया था एक तरीका इनफाइनाइट सीरीज में, कुछ मत करियो कॉमन ले दियो, क्योंकि एन जब नीचे पहुंचेगा वन अपॉन एन और इन्फिनिटी भरोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाता है। तो तुम्हें ना हॉस्पिटल रूल लगाना कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन कॉमन लेके ही हो जाते हैं। तो यहां से एन कॉमन लोगे तो वन प्लस वन बाई एन आएगा, यहां से एन कॉमन लोगे तो वन प्लस फोर बाई एन आएगा, इसमें से एन कॉमन निकालोगे तो एन स्क्वायर जाएगा, वन प्लस टू बाई एन का स्क्वायर जाएगा, ये पावर कट गई, एन की जगह इन्फिनिटी भरो, लिमिट सोल्व हो गई। सही है, यहां वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, वन बचा, यहां वन बचेगा, नीचे वन बचेगा, कुल मिलाकर क्या आ गया, वन आ गया, ये ही आर है। सही है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया वन, ये आ गया। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कोच एडमंड, वो कह रहा है एक सर्किल बनाओ जिसकी रेडियस वन हो, सेंटर ओरिजिन हो। ठीक है, तो इस एक्स वाई प्लेन कह दीजिए या आर्गन प्लेन कह दीजिए, आर्गन प्लेन में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। तो हमने इनफाइनाइट पॉइंटों को दो पार्टों में तोड़ दिया, एक तो वे पॉइंट जो सर्किल के अंदर हैं, और एक वे पॉइंट जो सर्किल के बाहर हैं। तो कोची एडमंड कह रहा है जो सर्किल के अंदर आ गए उन सब पे तो ये कन्वर्जेंट आएगी, और जो बाहर वाले हैं उन सब पे डाइवर्जेंट आएगी। इनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता जो बाउंड्री पर है। समझ में आ गई? तो मैं पहले ही बताया था कोई भी क्लोज कर्व एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर दीजिए, वो कहलाता है जॉर्डन कर्व, अगर उसके अंदर कोई भी तुम्हारा इस तरह का पॉइंट नहीं बनता तो। ठीक, और वो हमेशा ही पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पार्टों में तोड़ता है, मतलब लिखवाया था वहां पर तुम्हें, एक ये वाला अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट। ठीक है, अब अंदर वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट होंगे सब पे कन्वर्जेंट आएगी। मतलब क्या है कन्वर्जेंट का, अगर तुम अंदर कोई पॉइंट लोगे, मान लो ये पॉइंट लिया तुमने, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ रेडियस है वन, तो यहाँ ले लिया तुम वन बाई टू जीरो, तो जेड की वैल्यू क्या रखनी तुम्हें, वन बाई टू। इस सीरीज के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर जो ऊपर लिखी तुमने यहाँ, इस पूरी सीरीज में जेड की जगह क्या भर दो, वन बाई टू भर दो, और फिर इसका सम करो। इस पूरी सीरीज का सम 100% फाइनाइट आएगा, अनंत नहीं हो सकता। हाँ वो दूसरी बात है तुम पे ना निकला है सम कितना बैठेगा, लेकिन आएगा फाइनाइट, ये कंफर्म है। समझ में आ गई बात तो मैं। और जेड की वैल्यू तुमने इस सर्किल से बाहर भर दी, जरा मान लो जेड की वैल्यू यहां भर दी तुमने, यहाँ पर जेड की जगह टू भर दिया, तो फिर 100% इसका सम यदि करोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा।
समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये कोची हेडमैन ने कहा, देखो कितनी अच्छी बात बताई उसने, बस पूरे पॉइंटों को, सारे पॉइंटों को एक्स वाई प्लेन पर दो पार्टों में तोड़ दिया, सर्किल के अंदर वाले एक बाहर वाले, अंदर वाले पॉइंटों पर कन्वर्जेंट, बाहर वाले पर डाइवर्जेंट। सोचिए अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट पर ये सीज का सम फाइनाइट आया, कन्वर्जेंट हुई, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आर की, समझे तुम मेरी बात को? कोची हेडमैन ने कहा कि सर्किल के अंदर वाले पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, बाहर वाले पर डाइवर्जेंट है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ कि वो सारे पॉइंटों पर ही कन्वर्जेंट आंसर दे देती है, तो फिर सर्किल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? जीरो, इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसका मतलब सर्किल क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट उसके अंदर आ जाएंगे। सही है? और सारे पॉइंटों पर डाइवर्जेंट हुई तो आर की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट को छोड़कर, कौन सा पॉइंट को छोड़कर? सेंटर को छोड़कर आर की वैल्यू जीरो हो गई, तो सेंटर तो कम से कम उसके अंदर बचेगा ही, तो सेंटर को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों पे क्या आएगी? वो डाइवर्जेंट आएगी। तो यहां पर दो नंबरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक इनफाइनाइट का, आर की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो, और एक बार आर की वैल्यू जीरो आ गई तो। इनफाइनाइट आ गई तो समझाओ सारे पॉइंटों पर कन्वर्जेंट है, सही है, और जीरो आ गई तो जीरो को छोड़कर बाकी सारे पॉइंटों पर डाइवर्जेंट है। समझ में नहीं आया अभी तुम्हें इस बात को? अरे जब हमने ये कह दिया भाई इस पर सर्किल खींच दो, लक्ष्मण रेखा खींच लो, सीता जी अंदर रहती हैं, समझ गए तुम? और जो यहां अंदर की तरफ जाएगा वो समझ जाओ, हाँ, बाहर वालों पे दिक्कत है, बाहर वाले डाइवर्जेंट है, राजा है वहां के, अंदर जाते हुए चूहे बन जाएंगे, उनकी वैल्यू छोटी सी हो जाएगी, फाइनाइट। समझ गए तुम? अब हमने इस सर्किल को बहुत बड़ा खींच दिया, तो अंदर वाले पॉइंट सारे आ गए ना, तो सारे वाले पे क्या हो गए? कन्वर्जेंट हो गए। सही है? ठीक जी। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, कोची हेडमर्ड ने क्या कहा? कोची हेडमर्ड थ्योरम क्या कहती है? स्पेलिंग में दिक्कत है तो सी एच लिख दिया मन ने। क्या कहता है? कन्वर्जेंट कहां होगी? हाँ, सिग्मा ए एन जेड की पावर एन इज कन्वर्जेंट, किन वैल्यू पर? कन्वर्जेंट फॉर ऑल मोड जेड लेस देन वन, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जिनके का मोड वन से कम आएगा, कहने का सर्किल के अंदर के पॉइंट, उन वे सब, उन पर सब पे कन्वर्जेंट आएगी। ऐसे लिखेंगे, ये डाइवर्जेंट कब होगी? डाइवर्जेंट फॉर ऑल मोड जेड ग्रेटर देन वन, बस एक चीज छोड़ दी हमने, इक्वल वन वाली, क्योंकि कोची हेडमर्ड उन पर नहीं बता पाता। समझ में आ गई बातों में? बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट करिए बच्चों। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मूले से करने की कोशिश करेंगे। बस एक बार फॉर्मूला इधर देखिए, ये रहा, एक बटे आर लिखना है, लिमिट लिखनी है ए एन की पावर एक बटे एन करके, तब लिमिट लेनी बस। इसमें क्या होता है? ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। अगर आर का फॉर्मूला लगा रहे हो, एक बटे आर का लगाओगे तो ऊपर ए एन प्लस वन, नीचे ए एन लेना, उल्टा कर लेना। अब यहां पे आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये रहा, हमने अभी इसका ए एन निकाल लिया था, अब मुझे ए एन प्लस वन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूं, ये हटा दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है? ए एन की पावर एक बटे एन करनी है, और उसकी क्या लेनी है? लिमिट, और वो एक बटे आर के बराबर होगा। ये तो था फॉर्मूला, एन टेंस टू इनफिनिटी, ये रहा ए एन, तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, और यहां आ जाएगा एन प्लस थ्री, और पूरे की पावर कितनी? वन अपॉन एन। अगर मैं सीधा इन्फिनिटी भर दूं इसमें, तो समस्या क्या आएगी? यहां इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी नीचे है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अब पूरे की पावर वन अपॉन इन्फिनिटी, तो जीरो, तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो ये हमारी ऐसी फॉर्म नहीं है जो निर्धारित हो, ये कहलाती है अंदर की ओर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और तुम्हें पता है कि अगर अंदर वन भी आ गया ना, तो भी वन की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो फिर इसको सोल्व कैसा करना है? तो मैंने तुम्हें कल एक फॉर्मूला सिखाया होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर कहीं पर वन अपॉन एक्स अपॉन एन की पावर एन आ जाए, तो इसकी लिमिट e की पावर एक्स होती है। सही है? तो ऐसा बनाने की कोशिश करो, ऐसा बन जाए तो कहीं पर x, हाँ x की पावर वन, लेकिन इसमें तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ये तो n पावर है ना, यहाँ एक बटे n है, तो ये फॉर्मूला लगने का नहीं, तो कोई बात नहीं है, एक काम करिए, ये काम नहीं लगने का, इसमें कॉमन लीजिए, जरा कॉमन तुमने पहले लिया था वही कॉमन लो, n की पावर क्या हो जाएगी? एक बटे n, अंदर क्या आ जाएगा? पहले अंदर ही कॉमन ले लो, पावर को बाहर बाहर निकालो। एक मिनट, सोल्व तो करनी लिमिट, कैसे करोगे? वैसे तो तुमने देखा होगा लॉग लेकर होती है सोल्व, लेकिन हम लॉग के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो वन प्लस क्या आ गया? वन बाई एन, और नीचे से तुमने यहाँ पर n कॉमन लिया,
तो यहाँ हो जाएगा 1+2/n और यहाँ आ जाएगा n कॉमन 1+3/n। मैं देख लेता हूँ एक बार इस लिमिट में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। चलो जी, एक n कट गया, ये वाला कट गया। अब हमारा क्वेश्चन इतना बचा, 1+1/n और इसकी पावर हो गई 1/n ऊपर की ओर, यहाँ बचा 1+2/n की पावर 1/n और यहाँ बचा 1+3/n की पावर 1/n और इनटू माया n की पावर 1/n। मैंने कल फॉर्मूला गलत लिखवा दिया क्या? एक मिनट रुको जरा बच्चों। बच्चों इससे लिमिट सोल्व करने में दिक्कत आ गई है, लॉग से भी सोल्व करने की कोशिश करी हमने, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर लॉग से भी लिमिट सोल्व नहीं हो पा रही है। चलो करके देखो, नहीं हो तो ठीक है, वरना पहले वाले तरीके से कर लेना इसको जो है, ठीक है। अब फिलहाल दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक और, वो लिखिए। समेशन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1+1/n और p की पावर है n² और यहां है z की पावर n। ये क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल है, इसका भी तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तुम समझ गए होगे, तो यहाँ पावर में आ गया तो यहां पर लगाना वो फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला वो सही रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले से कंपेयर कर लीजिए समेशन an इंटू जेड की पावर n से, तो बताइए इसमें an क्या हुआ, 1+1/n की पावर कितना, n²। अरे पहले वाले क्वेश्चन की जो है वो लिमिट सोल्व करने में दूसरे तरीके से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, तो हमने रोक दिया वहीं पर ही। अब ये वाला an निकाल लिया। अब बताओ सेकंड मेथड क्या है हमारा, 1/r। देखो यहाँ पर an की पावर n में चल रही है, तो तुम्हारा जो 1/n वाला फॉर्मूला है उसे लगाने की कोशिश करिए। क्या था, 1/r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an का मोड उसकी पावर 1/n। तो यहाँ मोड लगाने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ना तो माइनस है यहाँ पर और ना ही यहाँ आई है, ठीक है। तो बिना मोड के ही कर लीजिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an तुम्हारा 1+1/n का क्या हो गया, n की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी करनी है, 1/n। अब ये पावर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, तो बताओ कितनी बन जाएगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/n की पावर n बचेगी। और हम जानते हैं ये वैल्यू जो होती है वो e की पावर 1 के बराबर होती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+x/n पूरे की पावर n बराबर होता है e की पावर x। तो यहां पर ये e आ गया, तो बताइए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना बैठ गया, r की वैल्यू बैठ जाएगी 1/e। तो r की वैल्यू 1/e है, ये दे। अब इसमें कोची हैमर क्या कहता है, एक मिनट रुकोगे, उतार रहे हो तुम साथ साथ में, चलो जी। कोची हैमर क्या कहता है, वो कहता है एक सर्किल बना लो जिसकी रेडियस कितनी ले लो r कितना आया 1/e, तो r की वैल्यू 1/e लेना। तो एक सर्किल बन गए, इस सर्किल के अंदर जो भी पॉइंट आए हैं उन सब पे तो कन्वर्जेंट आएगी और बाहर वालों पे डाइवर्जेंट आएगी। तो लिख देंगे सिग्मा an z की पावर n इज कन्वर्जेंट। हाँ कहां पर, हाँ इफ मोड z लेस देन 1 और सिग्मा an z की पावर n इज डाइवर्जेंट, 1/e यहाँ, और मोड डाइवर्जेंट लिख देना यहाँ, डाइवर्जेंट इफ मोड z ग्रेटर देन 1/e। ये आ गया, जल्दी कंप्लीट करो इसे। देखो एक बच्चे और क्वेश्चन करते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, c दी गई है ये -1 की पावर n अपॉन n z-2i की पावर n। बताइए सोचकर, ये जो c दी गई है ध्यान से सुनना, ये c का सेंटर कितना है, 2i है। तो कोची हेडमर तो इसमें लगने का नहीं, कोची हेडमर तो कहता है समेशन an z की पावर n में होना चाहिए, तो यहाँ तो z की पावर कुछ और आ गया, z माइनस कुछ आ गया। तो इसे हम उस रूप में बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, z-2i को कुछ नया मान लेंगे, सपोज करो w मान लो, या एक संकेत किताब वाला बहुत ज्यादा देता है जीटा मान लेता है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा मानो, तुम w मान लीजिए, कुछ नया मान लीजिए, मान लोगे तो ये चीज ऐसी बन जाएगी -1 की पावर n और यहाँ आ जाएगा w की पावर n। इसका मतलब हमने यहाँ पर सेंटर ओरिजिन बना लिया, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया यहाँ पर कुछ और, समझ गए। अब तुम्हारा जो z होना चाहिए वो w का काम करेगा, ठीक है।
अब इसकी कंपेयर करिए, कंपेयर क्या होती है, ए एन डब्ल्यू की पावर एन, तो बताओ ए एन यहाँ पर क्या हुआ, -1 की पावर एन अपॉन एन हुआ। अब तुम इसमें कौन सा फॉर्म लगाओगे वो सोचो, पावर 1 अपॉन एन 1 लगाओगे या ए एन अपॉन एन प्लस 1 लगाओगे। इससे मत डरिए, ये कुछ नहीं है, ये एन पावर नहीं है, ये तो जब मोड़ लोगे तो अपने आप +1 बन जाएगा। -1 की पावर एन का मोड़ लोगे तो 1 बन जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको मत देखिए, बस यहाँ देखिए 1 अपॉन एन आ रहा, ठीक है। और तुम्हें लिखवाया था मैंने 1 अपॉन एन की यदि लिमिट भी लोगे ना तो वो कितनी होती है, इन्फिनिटी पर 1 होती है, तो दोनों से हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे तो क्या बनेगी, 1 की पावर एन की पावर 1/n बनेगी, तो उसकी लिमिट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, तो दोनों फॉर्मूले से हो जाएगा आराम से ये। चलो मैं ए एन प्लस 1 से करता हूं, तो ए एन प्लस 1 क्या बैठेगा बताओ, -1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा एन प्लस 1। तो बताओ आर का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर ए एन नीचे ए एन प्लस 1 का मोड, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव बना लो उसे, बनाइए। ऊपर ए एन तुम्हारा ये बना -1 की पावर एन अपॉन एन, इसका हो जाएगा उल्टा, तो n प्लस 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा और -1 की पावर हो जाएगा n प्लस 1, माइनस इस पावर से ये पावर कट जाएगी, तो पावर कितनी बचेगी नीचे, -1, तो लेकिन मोड लगा हुआ तो वो उसे पॉजिटिव बना देगा, तो कुल मिलाकर ऊपर क्या बना, n प्लस 1 अपॉन एन। अब ये लिमिट सोल्व करनी, हाँ n कॉमन लेकर सोल्व हो जाएगी, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर बचेगा 1 + 1/n, नीचे वाला n कट जाएगा, n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो कुल मिलाकर r की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आया वो 1 हुआ। अब देखो मैं इसमें वैसे बता देता हूँ, उस वाले से भी, ये उससे भी हो जाएगी आराम से ही। दूसरा मेथड से कर रहे हैं हम इसको ही। सेकंड मेथड में क्या करना है, हाँ उसमें था 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ए एन का मोड लीजिए, उसकी पावर 1/n करिए, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ -1 की पावर n है अपॉन n और उसका मोड, ये तो है, तो मोड का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना, तो तुमने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, तो 1/n बचा, और उसकी पावर कितनी है, 1/n है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो नीचे आ जाएगा n की पावर 1/n, और हम जानते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर n की पावर 1/n की 1 होती है, तो नीचे वाले की लिमिट 1 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 1/1, तो ये आ गया, तो 1/r की वैल्यू ये आ गई, या r की वैल्यू आ गई 1। सही सही है। अब यहाँ पर कोई पूछने लगा है, तो ठीक है, कोची हेडमैन ने किसके बारे में कहा था, इसके बारे में कहा था या इसके बारे में कहा था, नीचे वाले के डब्ल्यू वाली के बारे में, कोची हेडमैन ने कहा था इस टाइप के बारे में, तो हम इसकी बात करेंगे। अब बस 1 मिनट आंसर हो देख लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। तो हम कहेंगे सो बाई कोची हेडमैन, सो बाई कोची हेडमैन थ्योरम, वो क्या कहती है कि भाई एक सर्किल बना लो जिसका सेंटर क्या लेना, तुम्हें ओरिजिन लेना, ठीक है, रेडियस कितनी लेनी है, हाँ आर लेनी है, आर का मतलब तुमने बताया 1, ये रहा, तो वो कह रहा अब इसके अंदर के पॉइंटों पर, ये अंदर के पॉइंटों पर कन्वर्जेंट है, हाँ समेशन कितने लिखूं, ए एन डब्ल्यू की पावर एन इज कन्वर्जेंट, कहां पर कन्वर्जेंट है, मोर डब्ल्यू लेस देन 1, लेकिन ये मोर डब्ल्यू तो था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, डब्ल्यू तुमने अपने पास से डाला, तो डब्ल्यू की वैल्यू खोल दो, तो यहां पर हम डब्ल्यू की वैल्यू खोल देंगे, डब्ल्यू की वैल्यू यहां भी खोलना चाहो यहां भी खोल दीजिए, z-2i की पावर क्या n, इस चीज की बात कर रहे हैं हम, वो कन्वर्जेंट होगी कब, कन्वर्जेंट होगी जब जब मोड डब्ल्यू की वैल्यू ये होगी या z-2i लेस देन 1 हुआ। तो सोच के बताइए वो क्या कहना चाह रहा, वो कहना चाह रहा ये ऐसा सर्किल बनाना जिसका सेंटर 2i, कहने मतलब 0 2, तो 0 2 कहां होगा, y एक्सिस पर, यहां सेंटर लो 0 2, और रेडियस कितनी लो 1 लो, ये सर्किल है वास्तव में, ये सर्किल, ठीक है, तो इस सर्किल के जो अंडर के पॉइंट हैं इन सब पर ये कन्वर्जेंट है, और बाहर वाले सारे पॉइंटों पर क्या है, डाइवर्जेंट है। समझ में आ गई तुम्हें, तो हमने इसका जो सेंटर था वो शिफ्ट कर दिया, पहले सेंटर था 2i पर, हमने उठा के डब्ल्यू बना के ओरिजिन पे ले आए, और ओरिजिन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर लिया, फिर डब्ल्यू की वैल्यू वापस फिर खोल दी, तो डब्ल्यू से चला बजा, जैसे ही वैल्यू खोली तो तुरंत ये सेंटर जो वास्तव में होना चाहिए था वो वहां पहुंच गई। समझ में आ गई बात तुम्हें, तो ऐसे में तुम्हें 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं ये, एक तो सेंटर जो है जिनका अलग है, एक सेंटर पहले वो बताए हैं, फिर दोनों टेस्टों पर अलग अलग मेथड बताए हैं कि इस मेथड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे भी हो जाते हैं, तो मैंने सभी तरह के क्वेश्चन तुम्हें बता दिए हैं। अब ये